और इसके बाद खबर विस्तार से। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। 18वीं लोकसभा के सत्र का आगाज। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब दिला रहे हैं शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह को दिलाई गई शपथ। करीब 280 सांसदों का आज होगा शपथ ग्रहण। तो राजधानी दिल्ली से खबर। 18वीं लोकसभा की शुरुआत, पहले सत्र का आगाज। और ऐसे में 18वीं लोकसभा के सत्र के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 280 सांसदों को आज शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह को दिलाई जा चुकी है शपथ। करीब 280 सांसद आज ग्रहण करेंगे शपथ। दिल्ली में 18वीं लोकसभा का सत्र इस समय चल रहा है। 18वीं लोकसभा की शुरुआत के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए तीसरी बार मौका देने पर धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही साथ विपक्ष से सहयोग की अपील भी की है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब दिला रहे हैं 280 सांसदों को शपथ। साथ ही साथ प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर के चुनाव में एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने नियमों का पालन नहीं किया। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो चुका है, प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेता शपथ ले चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है? कब तक चलेगा शपथ ग्रहण समारोह और विपक्ष को लेकर क्या रोक है? बिल्कुल बता दें, जिस तरह से 18वीं लोकसभा के आज स्टार्ट हुआ था और आज ये विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें कि जो सांसद है उनको शपथ दिलाई जा सके। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीसरी बार सांसद की शपथ दी। साथ साथ बात करें, इसमें गृह मंत्री कई लोगों ने शपथ ग्रहण ली है। लगातार बता दें कि जिस तरह से राजनाथ सिंह ने भी और फग्गन सिंह ने भी शपथ ग्रहण ली है। वही बताता है गृह मंत्री अमित शाह ने भी शपथ ग्रहण करी है। लगातार कहीं ना कहीं जो सवाल है, क्या विपक्ष का ये कहना है कि जिससे प्रोटेम स्पीकर का चयन किया गया वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इसके खिलाफ जाएंगे क्योंकि कई मुद्दों को लेकर स्पीकर में गर्मी है। लेकिन सभी ने कहा कि जिस तरह से आज पहला दिन है संसद का जो सांसदों को शपथ लेकर आएगी वो 2 दिन का होगा, क्योंकि आज और कल और 26 तारीख को यानी कि परसों को स्पीकर का चयन किया जाएगा। तो लगातार कहीं ना कहीं जो आज संसद चल रहा है इसमें हमें भेंट करने की उम्मीद थी, लेकिन लगातार अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ऐसा देखना ही होगा क्या संसद चलेगा या शपथ ग्रहण क्या, क्योंकि सभी का संविधान और सभी को आज शपथ ग्रहण करनी है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, 280 सांसदों को आज प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे, दूसरी तरफ विपक्ष की यदि बात की जाए तो विपक्ष का प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। बिल्कुल, विपक्ष का लगातार जो प्रोटेम ने जो स्पीकर का चयन किया था इसमें सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार जो संविधान के खिलाफ है। लेकिन किरण रिजिजू ने साफ साफ कहा अधीन है और जिस तरह से जो राष्ट्रपति हमारी मुर्मू ने उन्होंने इसको शपथ ग्रहण कराई थी जिससे कि सांसदों को शपथ ग्रहण करा सके। तो ऐसे में कहने का देखिए सभी का संविधान सभी के साथ है, क्योंकि संसद के अंदर जब तक सांसद शपथ ग्रहण के आगे की जो कार्रवाई है, जो देश के जो फैसले ले जाएंगे वो कैसे ले जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं विश्वास बुलाया गया, लेकिन इसमें विपक्ष लगातार आखिर संविधान का उल्लंघन है वो। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से अगली खबर भी सामने आ रही है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, कांग्रेस और एसपी का संविधान के साथ प्रदर्शन। संसद के बाहर कांग्रेस का संविधान के साथ प्रदर्शन, सपा सांसदों का भी संविधान के साथ प्रदर्शन। तो दिल्ली से खबर, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और एसपी का संविधान के साथ प्रदर्शन। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सोनिया गांधी के साथ विपक्ष के तमाम सांसद संविधान को हाथ में लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। गांधी प्रतिमा के नीचे ये प्रदर्शन किया गया। सपा सांसदों का संविधान के साथ प्रदर्शन। और इसी खबर पर हमारे साथ अजय चौहान दिल्ली से लगातार बने हुए हैं।
जी अजय, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर संविधान की कॉपी लेकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए यही है कि जिस तरह से लगातार आज सांसदों को शपथ ग्रहण कराया जा रहा था, वही विपक्ष लगातार सभी सांसदों के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करें कि दिल्ली के जनता मंदिर पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जिससे पेपर लीक ना होता वही को लेकर प्रोटेम स्पीकर की बात करें उसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं एक तो शपथ ग्रहण तैयारी की जा रही है, वही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन ही जिससे सदन के अंदर जो गरिमा है उसको कहीं ना कहीं खनन किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष को भी उसी सदन में बैठना है और पक्ष को भी वही सदन में बैठना है। लेकिन इनका जो विपक्ष में जो विरोध है वो कहीं ना कहीं जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया उसको लेकर के कि आखिरकार अपनी मनमर्जी से एनडीए ने किस तरह से ये स्पीकर चयन किया है। तो देखिए सवाल यही होता है कि आखिरकार सांसदों को शपथ ग्रहण कराने के लिए प्रोटेम स्पीकर तो बनाया ही जाता है हर बार का, लेकिन इस बार नाम भी चयन किया, लेकिन लगातार उसका भी है कि आखिरकार अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष अपनी तरफ से स्पीकर को खड़ा करेगा। आखिरकार जो खुद राष्ट्रपति ने इनका चयन किया था, उन्होंने शपथ ग्रहण कराया कि जो आगे की कार्रवाई है प्रतिक्रिया वो चालू हो सके। तो ऐसे में आज सभी जो विपक्ष है पूरा का पूरा वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देखा ये होगा कि आखिरकार जो सदन है वो कब तक चल सकता है, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद हो सकता है कि हंगामे बहस करे। तो ऐसा सवाल है आखिरकार प्रेस क्यों नहीं पक्ष की सुनता है, क्योंकि आज पहला दिन है और 2 दिन सदन चलेगा ताकि सांसदों को शपथ ग्रहण किया, उसके बाद राष्ट्रपति का भाषण होगा, उसके बाद लगातार कहने की जो आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, एक तरफ सत्ता पक्ष के सांसद संसद भवन में शपथ ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष की रणनीति को लेकर देखा जाए तो जिस तरह से पहले दिन से ही हावी नजर आ रहे हैं, संख्या इस बार विपक्ष की अच्छी खासी आई है, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार विपक्ष सरकार और सत्ता पक्ष पर लगातार पहले दिन से हावी होने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए जो सारे पक्ष हैं, जो इंडिया अलग गठबंधन था वो सारे एक साथ हैं, तो उनकी जो संख्या इस समय ज्यादा है क्योंकि लगातार कहीं ना विपक्ष में मजबूत है। देखना ये होगा कि जो देश के संविधान के अंदर जो सांसदों को चुनकर क्या वो सांसद उन लोगों का, उन गरीबों का भला हो पाएगा, यहीं से पास होता है, यहीं से निर्णय लिया जाता है कि आखिरकार किन किन पर कार्रवाई की जाएगी, किन किन से नए संसाधन बनाए जाएंगे। तो सवाल ये है कि आखिरकार अगर इसी तरह से हंगामा करता रहा तो सदन में जो जनता की आवाज उठाई जाती है फिर तार की जाएगी। अब देखना है कि आखिरकार विपक्ष कब तक इस तरह रहेगा, क्योंकि विपक्ष जो पक्ष है जी अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात है, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे, और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। 18वीं लोकसभा से पहले सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के आगाज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार नई संसद में शपथ समारोह हो रहा है। इस भव्य दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन करता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये नई गति और नई ऊंचाई को प्राप्त करने का समय है। वहीं इस दौरान पीएम ने आपातकाल का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा को समर्पित हैं, जो लोग भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं में निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून ना भूलने वाला दिन है। कल के दिन भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा लगा था, जिससे 50 साल पूरे हो रहे हैं। जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है,
जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है, और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है, मैं देशवासियों का आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। यूपी में बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी। 10 नए थर्मल पावर प्लांट से पैदा होगी 5255 मेगावाट बिजली। जुलाई 2024 से अगस्त 2027 तक शुरू हो जाएंगे थर्मल पावर प्लांट। ओबरा, घाटमपुर, जवाहरपुर, पनकी, खुर्जा, सिंगरौली में बनेंगे प्लांट। 2030 तक प्रदेश के और 3 बड़े बिजली घरों की क्षमता में होगा इजाफा। वहीं ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा 2 के जरिए बिजली उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। तो उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कदम आगे बढ़ा दिया है।
यूपी को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। मौजूदा प्लांट की क्षमता में किया जाएगा इजाफा। ओबराडी, अनपरा और मेरजाटू के जरिए बिजली उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। और इसी खबर पर लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को थर्मल पावर में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है, क्या कुछ योजना है और कब से इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा, कब तक योजना पूरी होगी? बिल्कुल प्रियंका, देखिए उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर विद्युत के क्षेत्र में बनाया जा सके और ऊर्जा को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है उसको कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में आप देखिए जो डिमांड है वो जिस तेजी के साथ में बढ़ी है, रिकॉर्ड मांग जो है वो दर्ज करी गई है और उसके लिए ऊर्जा विभाग को अन्य राज्यों से और इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों से जो बिजली है वो खरीदनी पड़ रही। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार पहल की जा रही है और उसी को लेकर अभी जो 2 प्लांट है वो मौजूदा वक्त में उनको काम चल रहा है। ओबरा प्लांट है और एक दूसरे प्लांट को लेकर, और इसके अलावा पूरा सरकार का प्रयास है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश को पूर्ण रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसको लेकर 10 जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनकी शुरुआत की जाएगी। जुलाई से इनका जो काम है वो चल रहा है और आगे माना जा रहा है कि आने वाले जो कुछ दिन हैं उनके अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश के अंदर ओबरा, घाटमपुर, जवाहरपुर, पनकी, खुर्जा, इसके अलावा सिंगरौली में जो है ये प्लांट बनेंगे और उसके जरिए प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो विद्युत आपूर्ति का जो काम है वो किया जाएगा। जिस तरीके से अभी की और आप देखें तो बिजली सप्लाई जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिपिंग देखने को मिल रही है और उसके पीछे की वजह है कि मांग जो है वो काफी हद तक बढ़ी हुई है और यही वजह है कि आप देखें कई जगह पर जो है बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही हैं। तो विद्युत आपूर्ति जो है वो बाधा रहित हो, उसको लेकर जरूरी है कि उत्तर प्रदेश खुद आत्मनिर्भर हो और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी बैठक करी थी और बैठक में उन्होंने ऊर्जा विभाग की बैठक के अंदर सभी आला अधिकारी जो थे विभाग के वो शामिल हुए, जो मंत्री थे वो शामिल हुए और उसमें इसको लेकर चर्चा की गई कि कैसे इसको लेकर आगे जो है वो रणनीति बनाई जाए और इसमें तय हुआ है कि 5255 मेगावाट की जो बिजली के लिए 10 थर्मल पावर प्लांट है उनको उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा, इनको विकसित किया जाएगा। 2027 तक जो है ये प्लांट जो है वो शुरू होने की रणनीति फिलहाल अभी जो है वो तय की गई है और 2030 तक अन्य और भी जो पावर प्लांट है उनको बनाया जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए रहने वाला है और जब ये पावर प्लांट बनके चालू हो जाएंगे तो जो अभी शिकायतें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, हालांकि प्रदेश के अंदर आप देखें योगी आदित्यनाथ के जब से उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश में जिम्मेदारी संभाली है, विद्युत आपूर्ति जो है वो काफी बेहतर हुई है। शहरों के अंदर जो है वो 20 से 22 घंटे मिनिमम जो है वो लाइट जा रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति जो है वो की जा रही है, लेकिन इस सभी जगह को 24 घंटे किया जाए, इसको लेकर सरकार जो है वो काम कर रही है और इसीलिए अब ये पूरी रणनीति जो है वो तैयार की गई है जिसमें आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश जो है ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, तो प्रियम बड़ा कदम है यहाँ पर जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा 2030 तक कई पावर प्लांट जो उनकी क्षमता में भी बढ़ोतरी करने को लेकर बात की जा रही है, यानी कि विद्युत के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बनने के साथ ही साथ इजाफा और बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ आगे अन्य लोगों को भी मदद दी जा सके। दूसरे प्रोजेक्ट की जो बात हो रही है जिसमें इजाफा किया जाएगा, जो मौजूदा प्लांट हैं उनकी क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी, उसको लेकर कार्य की शुरुआत को लेकर क्या जानकारी है? देखिए उनको लेकर भी सरकार लगातार प्रयासरत है कि जो मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के पास में खुद के अपने पावर प्लांट्स हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि विद्युत आपूर्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके अलावा जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कि आप मान लीजिए सौर ऊर्जा है तो उसको भी प्रदेश के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए उस जो कह सकते हैं सौर ऊर्जा है उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से अलग सब्सिडी है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दूसरी सब्सिडी दी जा रही है। तो ये कह सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं सरकार का पूरा प्रयास है कि प्रदेश के अंदर जो ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसमें बेहतर किया जाए, क्योंकि लगातार आप देखिए डिमांड बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने कई और उसके उपाय जरूर निकाले हैं जिसमें जो है आप देखिए सोलर ऊर्जा का जो है वो वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर उसका प्रयोग किया जा रहा है और जगह जगह पर लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं और सरकार उसको लेकर लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो घरों पर अपने सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस और इशारा कर रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है वो अब खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है और इसी का नतीजा है कि आप देखिए आने वाले दिनों के अंदर जो है वो 10 और थर्मल पावर प्लांट जो है उनकी शुरुआत की जाएगी, जिसके जरिए बड़ी मात्रा में विद्युत जो है वो उत्पन्न होगी और उसका साफ तौर पर जो फायदा है वो प्रदेशवासियों को मिलता हुआ नजर आएगा। प्रियम, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।